एक ऐसी लॉजिस्टिक्स कंपनी की कल्पना कीजिए जो रोजाना पूरे देश में करीब 5,000 से अधिक ट्रकों का संचालन करती है। रात दिन ये ट्रक माल लेकर एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था का पहिया घुमा रहे हैं। बिल्कुल। और राजमार्गों पर दौड़ते इन ट्रकों को देखकर कोई भी यही सोचेगा कि यार इस कंपनी ने तो हजारों करोड़ रुपए सिर्फ ट्रक खरीदने में ही लगा दिए होंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। अच्छा? हाँ, इन 5,000 ट्रकों में से एक भी ट्रक उस कंपनी का अपना नहीं है। मतलब एक भी नहीं? ये तथ्य एकदम सही है। और पारंपरिक नजरिए से देखें ना तो ये किसी पहेली जैसा लगता है। मतलब लॉजिस्टिक्स उद्योग के बारे में एक आम धारणा यही है कि इसका मतलब है भारी भरकम संपत्तियां। राइट, ट्रकों का अपना एक बड़ा बेड़ा। एग्जैक्टली। और उन ट्रकों को खरीदने के लिए बैंकों से लिए गए करोड़ों के लोन। लेकिन यहाँ तो पूरी कहानी उल्टी है। और यही बात इस कंपनी को वित्तीय दुनिया में एक अनोखा केस स्टडी बनाती है। और मैं सच बताऊं, यही बात दिमाग घुमा देने वाली है। तो आज के इस डीप डाइव में हम उन दस्तावेजों और वित्तीय रिपोर्टों के पन्ने पलटेंगे जो दिखाते हैं कि टीसीआई एक्सप्रेस ने इस एसेट लाइट यानी कम संपत्तियों वाले मॉडल के जरिए कैसे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। हमारा मकसद ये डिकोड करना है कि बिना अपनी संपत्तियों के कोई मार्केट लीडर कैसे बन सकता है। हम उनके B2B और SME सेक्टर पर फोकस, GST के बाद आए बदलाव और उनकी उस खास टेक वेंटेज तकनीक की गहराई में जाएंगे। और अगर हम इस पूरे परिदृश्य को एक व्यापक तस्वीर में रखकर देखें ना, तो ये केवल एक कंपनी के बारे में नहीं है। तो फिर क्या है? देखिए, ये समझने का एक बेहद व्यवहारिक तरीका है कि कैसे पूंजी का सही इस्तेमाल किसी भी बिजनेस को आर्थिक मंदी से बचा सकता है। हम सिर्फ दस्तावेज नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उन तंत्रों को समझेंगे कि ये मॉडल आर्थिक रूप से इतने मजबूत काम क्यों और कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस एसेट लाइट मॉडल के तिलिस्म को ही खोलते हैं। मुझे लगता है कंपनी के मूल मॉडल को समझे बिना इसके वित्तीय प्रदर्शन को समझना तो लगभग असंभव है। बिल्कुल असंभव है। तो रिपोर्टों के अनुसार टीसीआई एक्सप्रेस के पास 1500 से अधिक वेंडरों से जुड़े 5,000 से ज्यादा लीज्ड यानी किराए के ट्रक हैं और इसके अलावा उनके 28 सॉर्टिंग सेंटर्स हैं जिनमें से ज्यादातर फिलहाल किराए की संपत्तियों पर चल रहे हैं। राइट। मतलब ये तो लॉजिस्टिक्स की दुनिया का एयरबीएनबी या यूबर मॉडल लग रहा है, जहां आप बिना कार या कमरा खरीदे पूरा नेटवर्क चला रहे हैं। जी, उबर वाली तुलना काफी सटीक है। उबर भी तो ग्राहकों और ड्राइवरों के बीच तकनीक और भरोसे का पुल है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये कि ये एसेट लाइट मॉडल उनके मुनाफे के अनुपात को आसमान पर ले जाता है। वो कैसे? देखिए, एक आम लॉजिस्टिक्स कंपनी अपनी ज्यादातर पूंजी ट्रकों को खरीदने में फंसा देती है। एक भारी ट्रक की कीमत लाखों में होती है और फिर हर साल उस पर डिप्रिसिएशन का असर होता है। हाँ, ट्रक की कीमत कम होती जाती है। एग्जैक्टली। लेकिन टीसीआई एक्सप्रेस ने वो भारी पूंजी लोहे और टायरों में फंसाने के बजाय उसे तकनीक और नेटवर्क विस्तार में निवेश किया, जहां से शेयर धारकों के लिए कहीं बेहतर रिटर्न जनरेट होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत स्वाभाविक सा संदेह पैदा होता है मेरे दिमाग में। अगर उनके पास अपने ट्रक्स नहीं हैं, तो क्या वो वेंडर्स के रहमो करम पर नहीं है? आपका मतलब है कि कंट्रोल नहीं रहता? हाँ, मतलब अगर कोई वेंडर खराब ट्रक दे दे या एन वक्त पर मना कर दे तो डिलीवरी की विश्वसनीयता पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत ही जायज जोखिम है और यही वजह है कि उन्होंने इसे संभालने के लिए कड़े नियम बनाए हैं। उन्होंने एक शर्त रखी है कि नेटवर्क में जो भी ट्रक चल रहे हैं वो 7 साल से ज्यादा पुराने नहीं हो सकते। वेट, सच में? सिर्फ 7 साल? बिल्कुल। हर 7 साल में उनके वेंडर्स को अपना फ्लीट नया करना ही होता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ। लेकिन जमीनी हकीकत में क्या वेंडर्स सच में इस नियम को मानते हैं? भारत में तो ट्रक्स दशकों तक चलते हैं। हाँ, यही बात उनके 1500 वेंडर्स के विशाल नेटवर्क को महत्वपूर्ण बनाती है। देखिए, कंपनी किसी एक या दो बड़े ट्रांसपोर्टर्स पर निर्भर नहीं है कि उन्हें ब्लैकमेल कर सके। अच्छा, ऑप्शंस बहुत है उनके पास। राइट। अगर एक वेंडर 7 साल पुराना ट्रक को बदलने से मना करता है तो उसे सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिलता। नए और अच्छी कंडीशन वाले ट्रकों से ब्रेकडाउन का खतरा कम होता है और डिलीवरी समय पर होती है। यानी उन्होंने वेंडर्स के बीच भी एक तरह की प्रतिस्पर्धा पैदा कर दी है। एकदम सही। और सबसे बड़ी बात, ये मॉडल उन्हें आर्थिक मंदी के दौरान डूबने से बचाता है। कल्पना कीजिए कि अर्थव्यवस्था धीमी हो गई है, माल कम बन रहा और आवाजाही आधी रह गई है। भयानक स्थिति। तो एक पारंपरिक कंपनी जिसके पास खुद के 5,000 ट्रक हैं, उसे तो अपने खड़े ट्रकों की EMI, बीमा और ड्राइवरों की तनख्वाह हर महीने देनी ही पड़ेगी ना।
कमाई आधी हो गई पर फिक्स खर्चे उतने ही हैं। हाँ, वो खड़े हुए ट्रक तो सीधा नुकसान है, जो बैलेंस शीट को खून के आंसू रुला सकते हैं। बिल्कुल, और यहीं TCI एक्सप्रेस का मॉडल चमकता है। उनके मामले में वे बस बाजार की मांग के अनुसार किराए पर लिए जाने वाले ट्रकों की संख्या कम कर देते हैं। ओह, तो कोई फिक्स्ड कॉस्ट का बोझ नहीं। एग्जैक्टली, वे एक प्रति किलोमीटर लागत मॉडल पर काम करते हैं। मतलब जितना माल चलेगा सिर्फ उतना ही किलोमीटर का पैसा दिया जाएगा। क्या बात है! तो बिना अपने ट्रकों के भी कंपनी ग्राहकों को जोड़े रखने में कामयाब है। लेकिन मैं सोच रही थी, ये ग्राहक हैं कौन? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इसका राज उनके टारगेट कस्टमर बेस में छिपा है। आजकल हर कोई ई-कॉमर्स डिलीवरी की बात कर रहा है ना। Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, हर रोज लाखों पैकेट घरों में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही ग्लैमरस B2C मार्केट है। राइट। फिर TCI एक्सप्रेस इस मार्केट की चमक धमक को छोड़कर उस उबाऊ लगने वाले B2B और SME सेक्टर पर इतना फोकस क्यों कर रही है? रिपोर्ट तो बताती है कि उनका ई-कॉमर्स हिस्सा केवल 5% के आसपास है। और राजस्व का लगभग 50% हिस्सा SME सेगमेंट से आता है। देखिए, ये कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक चाल है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि B2B ग्राहक, खासकर जो छोटे कारखाने चलाते हैं, उनका मनोविज्ञान B2C ग्राहकों से बहुत अलग होता है। B2C में अगर किसी ने ऑनलाइन टी-शर्ट मंगवाई है और वो एक दिन लेट हो जाए, तो कोई बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं होता। हाँ, ग्राहक बस कंप्लेन करेगा, उसे सस्ती डिलीवरी चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन B2B में ऐसा नहीं है। इसे थोड़ा और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। एक B2B ग्राहक के लिए समय की असल कीमत क्या है? सोचिए, एक ऑटोमोबाइल कंपनी की असेंबली लाइन चल रही है, कारें बन रही हैं, सब तैयार है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील का एक कंसाइनमेंट समय पर फैक्ट्री नहीं पहुंचा। बाप रे, तो पूरी असेंबली लाइन रोकनी पड़ेगी। बिल्कुल, उस एक देरी से लाखों या करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसलिए फार्मा, ऑटोमोटिव या टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स के लिए विश्वसनीयता सस्ती कीमत से कहीं ऊपर है। राइट। अगर लॉजिस्टिक्स पार्टनर भरोसा दिला दें कि माल सही समय पर पहुंचेगा, तो वो वफादार हो जाते हैं। हाँ, वे हर बार 10 रुपए बचाने के लिए नया ट्रांसपोर्टर नहीं खोजते। ये बात तो समझ में आती है। मतलब B2C मार्केट में मार्जिन बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ हर कोई एक दूसरे से कम दाम में डिलीवरी करने की होड़ में लगा है। एक गला काट प्रतिस्पर्धा है। सही निष्कर्ष है। और इसी संदर्भ में हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में आए सबसे बड़े बदलाव को समझना होगा। GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो गेम चेंजर प्रभाव रहा है। तो GST से पहले का दौर कैसा था इन कंपनियों के लिए? देखिए, GST से पहले ना असंगठित क्षेत्र के जो ट्रांसपोर्टर्स थे, जो गली मोहल्ले के स्तर पर ट्रक चलाते थे, उन्हें सरकार से सर्विस टैक्स में 70% तक की छूट मिलती थी। ओहो, 70%? हाँ, इसे अबेटमेंट कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब था कि ये असंगठित खिलाड़ी टैक्स न देने के कारण संगठित कंपनियों के मुकाबले 30% तक सस्ते पड़ते थे। मतलब जो संगठित कंपनियां नियमों का पालन कर रही थीं, वो तो शुरुआत से ही 30% के नुकसान में खेल रही थीं। ये तो बहुत ही असमान पिच पर मैच खेलने जैसा था। बिल्कुल, और यही असमानता GST लागू होने के बाद खत्म हो गई। GST के आने और खास तौर पर ई-वे बिलिंग के अनिवार्य होने के बाद वो 70% छूट का फायदा खत्म हो गया। क्योंकि अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा तभी मिलता है जब पक्का बिल हो। एग्जैक्टली। इसलिए कारखाने अब सड़क किनारे के ट्रांसपोर्टर के बजाय संगठित खिलाड़ियों के साथ काम करना पसंद करते हैं। इसके अलावा पहले बहुत सी कंपनियां टैक्स बचाने के लिए अंडर इनवॉइसिंग करती थीं। हाँ, माल की असली कीमत से कम का बिल बनाती थी। पर अब ई-वे बिल के साथ पूरी वैल्यू डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो रिपोर्ट बताती है कि केवल इस एक बदलाव से, यानी असंगठित से संगठित की ओर जाने के शिफ्ट से, TCI एक्सप्रेस जैसी कंपनियों के राजस्व में 5% तक का सीधा इजाफा होने का अनुमान है। वाह! और GST के कारण जो एक और चीज पूरी तरह से बदल गई, वो है वेयर हाउसिंग या गोदामों का तंत्र। उस बदलाव ने तो लॉजिस्टिक्स के काम करने का तरीका ही पलट दिया। पहले क्या होता था? कंपनियों को हर राज्य के अलग टैक्स और चुंगी से बचने के लिए लगभग हर राज्य में छोटे छोटे गोदाम बनाने पड़ते थे, जो कि बहुत ही अकुशल तरीका था। बिल्कुल, पर अब पूरा देश एक टैक्स मार्केट बन गया है। इसलिए अब वो 20 छोटे गोदामों की जगह देश के बीचों बीच एक बड़ा सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस बना सकती है। इससे पॉइंट टू पॉइंट की जगह हब एंड स्पोक मॉडल ज्यादा सफल हो गया है। श्रोताओं के लिए इस हब एंड स्पोक मॉडल को एक साइकिल के पहिए की तरह समझा जा सकता है, जहां पहिए का केंद्र हब है और तीलियां स्पोक्स हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। ट्रकों में
उस बड़े केंद्र या सॉर्टिंग सेंटर में आता है। वहाँ छटाई होती है, बड़े ट्रकों में भरा जाता है और फिर दूसरे राज्य के बड़े हब तक जाता है। टीसीआई एक्सप्रेस का पूरा ढांचा इसी पर टिका है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस साइकिल के पहिए को इतनी तेजी से घुमाना कोई आसान काम नहीं है। एग्जैक्टली यही मेरा अगला सवाल था। इतने बड़े पैमाने पर इसे मैनेज करना इंसानी दिमाग के बस की बात तो नहीं लगती। रोजाना 5000 ट्रक, 40,000 पिकअप लोकेशंस और हजारों ग्राहकों का माल। और यहीं तकनीक की भूमिका आती है, जिसे कंपनी ने टेक वेंटेज नाम दिया है। और हमें समझना होगा कि तकनीक सिर्फ एक एक्स्ट्रा फीचर नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता देने वाला मुख्य इंजन है। ये कोई साधारण ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, ये उनकी डिजिटल बैकबोन है। जैसे कि बार कोडिंग। हाँ, जब कोई पैकेट नेटवर्क में आता है, तुरंत उसकी बार कोडिंग होती है, जिससे इंसानी गलती शून्य हो जाती है। सभी 5000 वाहनों में जीपीएस लगा है और वे एपीआई, क्लाउड सर्विस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में एक खास सॉफ्टवेयर का बहुत जिक्र था, ओरायन। ये क्या है और कैसे काम करता है? ओरायन का मतलब है ऑन रोड इंटीग्रेटेड ऑप्टिमाइजेशन एंड नेविगेशन सॉफ्टवेयर। ये सिर्फ गूगल मैप्स नहीं है, ये गाड़ी के वजन, ट्रैफिक और मौसम को ध्यान में रखकर रियल टाइम में सबसे बेहतरीन रूट तय करता है। तो इससे ईंधन बचता होगा? बहुत ज्यादा। सोचिए, अगर 5000 ट्रक रोजाना सिर्फ 10 किलोमीटर भी कम चलें, तो पूरे महीने में कितने लाख लीटर डीजल बचेगा। और इसके अलावा जियो टैगिंग गलत रूटिंग को तुरंत रोकती है। गलत रूटिंग से आपका क्या मतलब है? मिस राउट्स? हाँ, मान लीजिए दिल्ली के हब में कोई पैकेट जिसे मुंबई जाना था, वो गलती से चेन्नई जाने वाले ट्रक में चढ़ने लगा। जैसे ही वो पैकेट उस ट्रक के पास जाएगा, सिस्टम तुरंत अलर्ट जनरेट कर देगा। ओह, तो वो पैकेट गलत शहर जाने से बच जाता है, वरना बाद में कंपनी के लिए भारी खर्च और ग्राहक के लिए सिरदर्द बनता। बिल्कुल। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये सिर्फ ग्राहकों को पैकेट ट्रैक करने की सुविधा देना भर नहीं है, ये तो सीधे सीधे बैलेंस शीट में पैसा जोड़ने की मशीन है। आप एकदम सही कह रही हैं। और एक बहुत दिलचस्प केस स्टडी जो रिपोर्ट में दिखी, वो है लागत कम करने का उनका स्मार्ट तरीका। मैं माल की पिकअप प्रक्रिया की बात कर रही हूँ। अच्छा, वो ब्रांच वाला बदलाव? हाँ, पहले क्या होता था कि कारखाने से माल पिकअप करके शहर की नजदीकी ब्रांच ले जाते थे, वहाँ अनलोड करके लेबलिंग होती थी, फिर वापस लोड करके बड़े सॉर्टिंग सेंटर भेजते थे, जो कि समय और लेबर की भारी बर्बादी थी। बिल्कुल। पर अब उन्होंने डेटा के दम पर इसे पलट दिया है। अब कंसाइनमेंट को ब्रांच ले जाने के बजाय पिकअप पॉइंट से सीधे बड़े सॉर्टिंग सेंटर भेज दिया जाता है। सारी लेबलिंग पिकअप के समय ही ऐप पर हो जाती है। हाँ, ये बहुत बड़ा कॉस्ट सेवर है। और रिपोर्ट का अनुमान है कि इस अकेले बदलाव से कंपनी के EBITDA मार्जिन में 250 से 300 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हो सकता है। देखिए, जो लोग फाइनेंस से नहीं है, उनके लिए 250 से 300 बेसिस पॉइंट्स का मतलब है सीधे सीधे 2.5 से 3% का एक्स्ट्रा मुनाफा। लॉजिस्टिक्स जैसे उद्योग में जहां मार्जिन बहुत पतले होते हैं, मुनाफे में 3% की छलांग बहुत बड़ी बात है। तो अब तक हमने देखा कि कंपनी ने खर्चे कम किए और मुनाफा बढ़ाया, लेकिन जब कंपनी के पास अतिरिक्त कैश आने लगता है तो वो उसका क्या करती है? विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन। राइट, मतलब मजबूत तकनीकी ढांचे का इस्तेमाल नए क्षेत्रों में करना, जैसे उन्होंने कोल्ड चेन एक्सप्रेस शुरू किया है। पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? उनका सामान्य बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा था। क्योंकि कोल्ड चेन मुख्य रूप से फार्मा, वैक्सीन और फ्रोजन फूड के लिए है, जहां तापमान नियंत्रण जरूरी है। यह एक उच्च मार्जिन वाला व्यवसाय है। हाई मार्जिन। हाँ, और सबसे स्मार्ट बात, वे इसके लिए नया नेटवर्क नहीं बना रहे। वे अपने मौजूदा हब एंड स्पोक नेटवर्क का ही उपयोग कर रहे हैं, बस ट्रकों में तापमान नियंत्रण उपकरण और डेटा लॉगर लगा रहे हैं। क्या बात है। और इसके साथ ही उन्होंने C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर सर्विस भी शुरू की है। और एक चीज जो मुझे बहुत सटीक लगी, वो है क्विक कॉमर्स में उनकी एंट्री। क्विक कॉमर्स तो आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 10 मिनट डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, पर टीसीआई एक्सप्रेस उन 10 मिनट डिलीवरी वाले फ्रंट एंड में नहीं उतर रही, जो बहुत खर्चीला है। इसके बजाय वे इन कंपनियों के डार्क स्टोर्स तक माल पहुंचाने के लिए B2B लॉजिस्टिक्स दे रही है। एकदम सही। वे B2C की मारामारी में पड़े बिना पीछे से सप्लाई देने वाली रीढ़ बन रही हैं। ये दर्शाता है कि प्रबंधन अपनी ताकत पहचानता है। अब यहाँ एक और बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव हो रहा है, कंपनी का कैपेक्स प्लान। हमने शुरुआत में कहा था कि उनके 28 में से ज्यादातर सॉर्टिंग सेंटर्स किराए पर हैं। राइट।
लेकिन अब दस्तावेज बताते हैं कि वे अगले 5 सालों में लगभग 400 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं ताकि खुद के सॉर्टिंग सेंटर्स बनाए जा सके। तो क्या जो कंपनी एसेट लाइट होने का दावा करती है, उसका जमीनें खरीदना अपनी ही रणनीति से पीछे हटना नहीं है? ये सवाल उठना लाजमी है, लेकिन इसे ऐसे समझिए, बात सिर्फ किराए की नहीं है। सॉर्टिंग सेंटर पूरे तंत्र का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। किराए की जगह पर आप भारी ऑटोमेशन या रोबोटिक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि कल को मकान मालिक ने जगह खाली करवा ली तो करोड़ों डूब जाएंगे। बिल्कुल। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। ये ऐसा है कि किसी ने एक बहुत बिजी हाईवे बना लिया, लेकिन उस हाईवे का टोल बूथ किसी और से किराए पर ले रखा है। वाह, सटीक उपमा है ना? टोल बूथ से ही तो कमाई होती है। कल को मालिक ने बाहर निकाल दिया तो पूरा हाईवे ठप। इसलिए वे अब उन टोल बूथ्स यानी सॉर्टिंग सेंटर्स को खुद खरीद रहे हैं। एग्जैक्टली। खुद की जमीन होने से वे उन्हें पूरी तरह ऑटोमेट कर सकेंगे, जिससे लंबी अवधि में लागत और कम होगी। रिपोर्ट के अनुसार इससे मार्जिन में 150 बेसिस पॉइंट्स की और बढ़ोतरी होगी। और ये सब बिना बाहरी कर्ज के हो रहा है, मतलब वे अपनी ही कमाई को वापस निवेश कर रहे हैं। हाँ, तो निवेश के नजरिए से सबसे बड़ी सीख यही है कि भारी भरकम संपत्तियों के बिना भी कंपनी एक मजबूत इकोनॉमिक मोट बना सकती है। उनकी असली संपत्ति ट्रक नहीं है, उनका 1500 वेंडर्स का नेटवर्क, और वो जटिल हब एंड स्पोक सिस्टम है। जिसे रातों रात कॉपी करना नामुमकिन है। तो अगर हम इस डीप डाइव को समेटें, हमने देखा कि कैसे उन्होंने एक अनोखा मॉडल अपनाया जहां ट्रक उनके नहीं पर नियंत्रण पूरा है। बिल्कुल। हमने समझा कि कैसे तकनीक ने दक्षता बढ़ाई और जीएसटी ने उन्हें एक बड़ा अवसर दिया। अब चर्चा खत्म करने से पहले एक अंतिम और विचारोत्तेजक प्रश्न। बताइए। देखिए, आज ये मॉडल सफल है क्योंकि ड्राइवर और ट्रक आसानी से उपलब्ध हैं। लेकिन जरा सोचिए, भविष्य में जब बिना ड्राइवर वाले ऑटोनॉमस ट्रक और आसमान से डिलीवरी करने वाले ड्रोन आम हो जाएंगे, तब क्या होगा? बहुत गहरा सवाल है। तब क्या एसेट्स न होना ताकत रहेगी, या बाजी वो कंपनियां मारेंगी जिनके पास खुद का अत्याधुनिक रोबोटिक फ्लीट होगा? क्या आने वाले दशक में एल्गोरिदम ही नई संपत्ति बन जाएगा? ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा कि तकनीक कैसे समीकरण बदलती है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। सोचिए उस 5000 ट्रकों वाले विशाल बेड़े के बारे में जो कागज पर आपका नहीं है, फिर भी आपके इशारों पर पूरी अर्थव्यवस्था का बोझ उठा रहा है। ये है आज के दौर का स्मार्ट बिजनेस।